नमस्कार। फटाफट ज्ञान के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागतम। और अभी थोड़े दिनों बाद मिले क्योंकि अभी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई है, तो हम अब धीरे धीरे इसकी फटाफट ज्ञान की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, फटाफट बढ़ाएंगे। तो देखो बेटा, आज के फटाफट ज्ञान में एक ऐसी बात जो कि जनरली बच्चों को थोड़ी कम समझ में आती है, ठीक है ना। थोड़ी आपकी फरमाइश के प्रोग्राम में जनरली ये एलिंगम डायग्राम बड़े टॉप पर आता है। तो एलिंगम डायग्राम समझ लो, कुछ नहीं, एलिंगम डायग्राम एकदम बेसिक सी बात है। अगर आपको हल्की सी बात मालूम है कि इवेपोरेशन कब जल्दी होगा, कोई चीज़ गैस में कब इजीली कन्वर्ट होगी या गैस सॉलिड में कब इजीली कंडेंस होगा, तो एलिंगम डायग्राम कर लोगे। मतलब एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आपको गैसेस ज़्यादा फॉर्म करनी है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब अगर मैं इसको टेक्निकल शब्दों में बोलूँगा तो ये बोलूँगा कि एंट्रोपी जब हाई हो रही है, गैस बनती है तो एंट्रोपी हाई होती है। तो ऐसे प्रोसेस जहाँ पर एंट्रोपी हाई होती है, दे आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया है ना। जहाँ एंट्रोपी कम हो रही मतलब वो ठंडे कंडीशन में जल्दी हो जाएगा। एंट्रोपी कम होना तो वो इट विल बिकम मोर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। एंट्रोपी ज़्यादा होना विल मोर स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। बस इतनी सी बात है। एलिंगम डायग्राम डन, फिश। अगर आप बोलोगे सर ये क्या एलिंगम डायग्राम है क्या, पहले ये तो बता दो। आप तो डायरेक्टली एंट्रोपी एंथैल्पी पे आ गए हैं। एंड एलिंगम डायग्राम बताया नहीं, तो ये लो मैंने बताया हुआ। एलिंगम डायग्राम ग्राफ किसके बीच में, डेल्टा जी के बीच में है। हमको मालूम होगा डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब स्पॉन्टेनियस चेंज, और टेम्परेचर के बीच में है। यानी हम टेम्परेचर के साथ साथ कोई प्रोसेस का ये देखना चाहते हैं, वो टेम्परेचर के साथ उसकी स्पॉन्टिनिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, आसान हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, वो देखना है हमारे को। फॉर मेटलर्जिकल प्रोसेस लाइक दिस। अब ये वाला प्रोसेस देखो क्या है बेटा, ये सॉलिड है। अब ये बेटा मेटलर्जी में मान के चलो सॉलिड की एंट्रोपी जीरो है ही, वही नहीं है, बहुत कम एंट्रोपी होती है, जीरो ही मान लो, ठीक है ना। तो हमने इसकी एंट्रोपी ऑलमोस्ट जीरो मान ली, ठीक है ना। तो अब ये जीरो एंट्रोपी पर है, ये भी जीरो एंट्रोपी पर है, और ये गैस है तो गैस की तो एंट्रोपी हाई होती है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाली रिएक्शन जब होगी तो इस वाली रिएक्शन में ये जीरो एंट्रोपी पर, ये जीरो एंट्रोपी पर है, यह हाई एंट्रोपी पर है। तो इस रिएक्शन में हो क्या रही है, यहाँ से यहाँ पर गैस है, रिएक्टेंट में गैस है, प्रोडक्ट में ही नहीं, मतलब गैस गायब, गैस गायब। तो एक तरह से मतलब गैस को आपने कंडेंस कर दिया, गायब कर दिया, मतलब कंडेंस कर दिया। और कंडेंस कर दिया मतलब टेम्परेचर तो लो रखने की जरूरत है ना। तो ये वाली रिएक्शन कब होगी बेटा, लो टेम्परेचर पर ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन के ग्राफ देखने से पहले ही मैं एक बात बता देता हूं, दिस रिएक्शन विल बिकम मोर स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। यानी लो टेम्परेचर पर इसका डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा। अब अगर आप बोलोगे सर एलिंगम डायग्राम दिखाओ हमारे को, तो एलिंगम डायग्राम होता है बेटा डेल्टा जी और टेम्परेचर में लिया गया ग्राफ। ये टेम्परेचर है ठीक है। वो डेल्टा जी जीरो, नीचे आने पे माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर ऊपर जीरो कैसे रख दिया, हमने तो हमेशा जीरो यहाँ पढ़ा है। तो बेटा हमेशा डेल्टा जी की वैल्यूज हमारे इंटरेस्ट में कब होगी, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो मैंने जीरो को ऊपर लिया और डेल्टा जी यहाँ पर नेगेटिव लिया, और यहाँ पर नेगेटिव ज्यादा होता जा रहा है। वहाँ -50 से यहाँ -300 हो रहा है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू नीचे बढ़ रही है ग्राफ में, मान लो टेम्परेचर यहाँ बढ़ रहा है। और प्रोसेस ये है बेटा, ये प्रोसेस कब आसान होगा, तो आंसर है लो टेम्परेचर पर। तो लो टेम्परेचर पर ध्यान देना, मेरे शब्द ध्यान देना, लो टेम्परेचर पर इसके आसान होने का मीनिंग है लो टेम्परेचर पर इस रिएक्शन का डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा। लो टेम्परेचर पर इस रिएक्शन का डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा। यानी लो टेम्परेचर पर देखो मैंने यहाँ पे मोर नेगेटिव बनाया है, ये देख रहे हो बेटा, मोर नेगेटिव बनाया मैंने डेल्टा जी। और जो हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर मैंने इसका डेल्टा जी लेस नेगेटिव बनाया है। ऊपर है मतलब लेस नेगेटिव है, नीचे है मतलब मोर नेगेटिव है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी बेटा। तो इसका मतलब आज के बाद ये ध्यान रख लो बेटा कि कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में अगर एंट्रोपी कम हो रही है, एंट्रोपी कम हो रही है तो ग्राफ एलिंगम डायग्राम ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। तो आज के बाद एक लाइन रट लेना बेटा, कि अगर कहीं पर एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, ये देखो एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा। और अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल्टा जी मोर नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ तो एंट्रोपी घट रही है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखूंगा एंट्रोपी अगर घट रही है तो डेल्टा जी will become more negative at low temperature। लो टेम्परेचर पे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे ज्यादा नेगेटिव है बेटा, इसका मतलब ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है, यानी पॉजिटिव स्लोप है। तो लाइन याद कर लो बेटा कि कोई प्रोसेस जिसमें आपको लग रहा है एंट्रोपी साफ दिख रहा है कम हो रही है, तो वो पॉजिटिव स्लोप होगा, ठीक है ना। एंट्रोपी कम हो रहा मतलब पॉजिटिव स्लोप। इसका उल्टा भी बोल देना तो सही रहेगा, एंट्रोपी ज्यादा हो रही तो नेगेटिव स्लोप। यानी कभी कोई कहीं पर कोई रिएक्शन में अगर आपको दिख जाए कि एंट्रोपी कम हो रही है, तो बेटा बिल्कुल भी आप संकोच मत करना, उसका ग्राफ ऐसे बनाना। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, और ऐसे लाइन को बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। हो गया बेटा। ये स्लोप का चक्कर बहुत
गड़बड़ झाला है इसके अंदर, तो मैंने बता दिया, क्लियर शब्दों में बता दिया है, तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। अब हमारे को दो ग्राफ दे दिए, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट मेटल्स हैं, एक मेटल सॉलिड से MO में जा रहा है, एक M- सॉलिड से M-O में जा रहा है। हम देख चुके हैं कि ये जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन थी, क्योंकि मेटल सॉलिड से जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तभी तो ये बनेगा ना बेटा, और यहाँ भी ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तभी बनेगा। मतलब इस साइड गैस है, रिएक्टेंट साइड में गैस है, एंट्रोपी है, वहां एंट्रोपी नहीं है, मतलब एंट्रोपी घट रही है, और एंट्रोपी घट रही है तो उस ग्राफ पॉजिटिव स्लोप है, तो ये दोनों का स्लोप पॉजिटिव है। लेकिन हमसे पूछा इनमें सही कौन है। अब आप बताओ मुझको कि इनमें से सही क्या होगा। पहले तो ये देखो M- और M में से ग्राफ जो नीचे है, जो ग्राफ नीचे है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है या ऊपर वाला रिएक्टिव मेटल है, तो क्या करो, इसको जांच करने के लिए आप एक यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर एक लाइन खींचो, यहाँ पर एक लाइन खींचो यहाँ पर। अब ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, इस लाइन को यहाँ पर इसका डेल्टा जी इतना है और इसका डेल्टा जी इतना है। बताओ कौन सी वाली लाइन का, लाइन 1 और लाइन 2 में से किसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है। तो नीचे वाली लाइन का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है गिवन टेम्परेचर पर, मतलब नीचे वाली लाइन पर जो भी मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वो ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। इसका साफ मतलब ये है मेटल डैश M- मोर रिएक्टिव है ऊपर वाले मेटल से। तो बेटा एलिंगम डायग्राम में एक बहुत नई बात और इंपॉर्टेंट बात आ गई, जो एलिंगम डायग्राम में नीचे है, जो एलिंगम डायग्राम में नीचे है वो रिएक्टिविटी में ऊपर है, वो रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा है। इसका मतलब वो ऑक्सीजन पहले खाएगा, ज्यादा खाने की टेंडेंसी रखेगा। तो बेटा मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और समझ लो कि नीचे वाले मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं कि अपने ऊपर वाले मेटल के ऑक्सीजन को खा सकते हैं। ये थोड़ा हैवी हो गया मेरे ख्याल से, वापस समझ लो। नीचे वाला मेटल इतने रिएक्टिव है कि ऊपर वाले, अब रिएक्टिव है तो क्या ऑक्सीजन खाएंगे ना बेटा, ऑक्सीजन खाएंगे तब तो सामने वाला ऑक्सीजन देगा। अब सामने वाला तो ये M- रिएक्ट किससे करेगा, तो जवाब MO से, M- से ऑक्सीजन छीन के खा जाएगा। लेकिन ये काम अगर आप M को बोलोगे कि जरा आना इधर M-O के ऑक्सीजन खा के बता, तो ये हाथ जोड़ लेगा, नहीं भैया हमारे से ही नहीं किया जाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो M-O का ऑक्सीजन नहीं छीन पाएगा, तो नीचे वाला मेटल ऊपर वाले के ऑक्सीजन को छीन लेता है। यानी इसको टेक्निकल शब्दों में बोले तो नीचे वाला मेटल ऊपर वाले के मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा कौन हुआ, तो नीचे वाला अच्छा हुआ, क्योंकि ये ऊपर वाले से ऑक्सीजन छीन रहा है, ये खुद ऑक्सीजन छीन रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं बेटा वो अगले को रिड्यूस करते हैं। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, नीचे वाला मेटल M- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये मेरे ख्याल से अब सब सॉल्व कर लेंगे। M इज मोर रिएक्टिव M-, ये बोल रहा है ऊपर वाला नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव है, तो झूठ बोल रहा है बेटा, ये तो फॉल्स है, गलत बात बोल रहा है। M- मोर रिएक्टिव सही कर दो, M विल रिड्यूस M-O, ये इसको नहीं, गलत बात है। M- विल रिड्यूस MO, ये उसको बिल्कुल सही है। लास्ट वाला रिएक्शन पर आ गया, धीरे धीरे रिएक्शन पर आ गया। देखो MS प्लस M-O, ये बोल रहा है उसकी रिएक्शन इससे होगी, उसकी रिएक्शन इससे होगी, और क्या बना रहा है, वो बना रहा है एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा। यानी कि ऊपर वाला मेटल नीचे वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा क्या, तो हम पहले ही जानते हैं नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, मतलब इसकी अगर MS की रिएक्शन अगर नीचे वाले के M-O के साथ हो जाए तो समझ जाओ बेटा ये रिएक्शन होगी नहीं, और नहीं होगी मतलब डेल्टा जी इसका पॉजिटिव है। डेल्टा जी कैसे पॉजिटिव है, मैंने बोल दिया नेगेटिव है, तो ये झूठ बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया। डेल्टा जी विल बी नेगेटिव फॉर MS प्लस M-O गिव्स M- प्लस MO इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा स्लोप ऑफ अ लाइन ऑन एलिंगम डायग्राम। बेटा इसका स्लोप कितना है, लाइन का स्लोप कितना है, तो बड़ा आसान है, मुझको बताओ बेटा। आपको मालूम है डेल्टा जी कितना होता है, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा S इंटू टेम्परेचर प्लस डेल्टा H। इसको इधर लिख सकते हैं ना बेटा, A प्लस बी को B प्लस A लिखने से क्या हो जाएगा, गलत थोड़ी ना हो जाएगा। तो बस ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब बताओ ये डेल्टा जी कौन सी एक्सिस पर है, Y एक्सिस पर है, तो मैंने इसको Y लिख देना है, इक्वल टू माइनस डेल्टा S इंटू टेम्परेचर कौन सी एक्सिस पे है, X एक्सिस पे है, तो यहाँ पर X लिख देना है, ये पूरा कोफिशिएंट हो गया, प्लस डेल्टा H को ऐसे कैसे लिख दो, प्लस डेल्टा H। अब ये वाली इक्वेशन देखो ढंग से, और इसको y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करने पर m बराबर कितना आ गया बेटा, माइनस डेल्टा S। तो आज के बाद ध्यान रखो स्लोप का फॉर्मूला क्या है,
माइनस डेल्टा एस। स्लोप का फॉर्मूला माइनस डेल्टा एस है, तो स्लोप कैसा आएगा बेटा, माइनस डेल्टा एस आएगा। कुछ लोग मुझसे बड़े नाराज होते हैं, बोलते हैं सर आपने तो अभी तक सारे पॉजिटिव स्लोप बनाए और खुद की बात को गलत प्रूव कर दिया, यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है। अरे नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला है माइनस डेल्टा एस। अब डेल्टा एस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है ना। अगर एंट्रोपी कम हो रही है, अगर एंट्रोपी कम होती है, एंट्रोपी कम होती है तो डेल्टा एस नेगेटिव होता है, और अगर ये नेगेटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि अगर किसी प्रोसेस में एंट्रोपी कम तो स्लोप पॉजिटिव। पहले तो मैंने ऐसी मजाक मजाक में बता दिया था, मैथमेटिकली जिन बच्चों को जानने की इच्छा है उनको प्रूव कर दिया है मैंने कि ऐसा होता है। मुझको बताओ ये स्लोप कांस्टेंट है या बढ़ रहा है? तो कुछ लोग बोल रहे हैं स्लोप तो बढ़ रहा है सर। बेटा आप जानते हो स्लोप का मतलब होता है कि ये इसका अगर ये थीटा है तो टेन थीटा होता है स्लोप, और थीटा कांस्टेंट है, इस पूरी लाइन का थीटा तो कांस्टेंट है ना, और थीटा कांस्टेंट है मतलब टेन थीटा कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। तो लाइन का मतलब ये होता है कि ग्राफ विद कांस्टेंट स्लोप, कर्व विद कांस्टेंट स्लोप इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन स्लोप नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब स्लोप टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और स्लोप का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा एस। तो ध्यान दो बेटा, डेल्टा एस भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, और डेल्टा एस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है तो किस पे करता है? तो बेटा ये फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि फिजिकल स्टेट से एंट्रोपी आएगी। एंट्रोपी चेंजेस तभी आएंगे जब फिजिकल स्टेट में चेंजेस आएंगे। टेम्परेचर से ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। वो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, स्लोप इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, याद रहेगा बेटा। बता दिया है मैंने कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो लाइन तो वही की वही ना, स्लोप नहीं चेंज हो रहा है, स्लोप वही की वही है, मतलब डेल्टा एस वही की वही है, मतलब डेल्टा एस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। किस पे करता है? फिजिकल स्टेट पर। कभी फिजिकल स्टेट, कभी ऐसी लाइन में कोई मोड़ आ जाए, लाइन में कहीं मोड़ आ जाए, स्लोप चेंज हो जाए, मतलब यहां पर फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, फिजिकल स्टेट चेंज, पीएच चेंज, फिजिकल स्टेट चेंज। कभी ग्राफ मुड़ जाए, अगर एलिंगम डायग्राम में लाइन अचानक कहीं कर्व है, थोड़ी बेंड आ जाए, तो बेंड आ गया मतलब ये हो गया कि भैया फिजिकल स्टेट चेंज हो चुका है किसी न किसी का, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से किसी न किसी का। तो बेटा मैंने ये सारी बातें बता दी हैं, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको एंड करते हैं, अब इसको एंड करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि MgAl2O3 को बताओ नीचे कौन है? नीचे Mg है। तो मैंने भी बताया था जो नीचे होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो Mg इसका ऑक्सीजन खा जाएगा, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले का ऑक्सीजन खाता है। ये लाइन लिख लेना कहीं पर, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले का ऑक्सीजन खा लेता है, लेकिन ऊपर वाला मेटल नीचे वाले ऑक्सीजन नहीं खा पाता है। तो बताओ इसमें कौन किसका खाएगा? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन खाएगा या एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का ऑक्सीजन खाएगा? तो जवाब है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन खाना चाहिए। लेकिन बेटा ये ग्राफ ये कट हो रहे हैं बेटा, इस पॉइंट के पहले तक Mg नीचे है, इस पॉइंट इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर जो भी उस टेम्परेचर के कम तक Mg नीचे है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर ये मैं जो लेता हूं, ये मान लो T है, स्मॉल t ले लेते हैं चलो, अगर T लेस देन सॉरी T टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है वो लेस देन T है, अगर T से कम ये वाला क्षेत्र है तो Mg नीचे, और नीचे है तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो Mg विल रिड्यूस Al2O3। ये कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा T से। Al विल रिड्यूस MgO, मतलब एल्यूमिनियम देखो यहाँ एल्यूमिनियम नीचे आ गया है, ये एल्यूमिनियम का ग्राफ है और वो मैग्नीशियम का ग्राफ है। अब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद में, मतलब T मोर देन T पर एल्यूमिनियम बढ़िया हो गया, तो एल्यूमिनियम विल रिड्यूस MgO। ये कब होगा बेटा? जब T होगा मोर देन T। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है बेटा कि कोई किसी को रिड्यूस करता ही रहे, समय हर किसी का आता है, एलिंगम डायग्राम मौका हर किसी को देता है। और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का ग्राफ कटने का मतलब है मौका इज इंटरचेंज्ड, यानी कि पहले मैग्नीशियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था, लेकिन हाई टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। लेकिन एक काम की बात यह है बेटा कि मैग्नीशियम को बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम काम में लेंगे, या एल्यूमिनियम बनाने के लिए मैग्नीशियम काम में लेंगे, तो दोनों ही बनाने के लिए हम दोनों ही काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि महंगा पड़ता है। एलिंगम डायग्राम तो बोल रहा है ले लो, अरे एलिंगम डायग्राम के अंदर कोई कॉस्ट का एक्सेस नहीं है, कितना खर्चा लगेगा उसका एक्सेस नहीं है। खर्चा मेटलर्जी में बेटा, लोग मेटलर्जी की इंडस्ट्री खोलते हैं पैसा कमाने के लिए। एलिंगम डायग्राम में कुछ नहीं, एलिंगम डायग्राम कुछ भी कह देगा। तो एलिंगम डायग्राम तो कहता है कि हाँ यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमको मालूम है कि खर्चा भी देखना पड़ेगा। तो बेटा हमारा आंसर ये है कि दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली हम काम में नहीं लेते क्योंकि महंगे पड़ते हैं, और प्रैक्टिकली हम इनको रिड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से हम इनको मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं अपने ऑक्साइड से, राइट। फाइनली
द लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट ये है कि बेटा कभी ऐसे नेगेटिव स्लोप, जीरो स्लोप और पॉजिटिव स्लोप वाले ग्राफ आ जाए तो समझ जाना कि अगर अगर एंट्रोपी कम हुई है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी बड़ी है तो ग्राफ नीचे जाएगा, और एंट्रोपी अनचेंज्ड है तो फिर ग्राफ ऐसे जाएगा। हाँ, हो गया बेटा। तो बस ये कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो बेटा, पहले वाले प्रोसेस देखो, कार्बन है, इसको जीरो मानो क्योंकि सॉलिड है, तो जीरो एंट्रोपी, हाफ मोल है, हाफ मोल से एक मोल बन रहा है, तो यहाँ एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी बढ़ रही है तो ग्राफ कहाँ जाएगा बेटा? एंट्रोपी बढ़ रही है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, यूं जाएगा। यूं जाने वाला ग्राफ कौन सा है? ये फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट इक्वल टू ए हो गया, फर्स्ट इक्वल टू ए हो गया बेटा। चलो आ जाओ, CO प्लस हाफ O2, ये एक मोल है, गैस का मोल है, आधा मोल है, गैस का मोल है, 1.5 मोल हो गए, 1.5 मोल हो गए गैस के। यहाँ पर एक ही मोल बन रहा है, 1.5 मोल से 1 मोल, बड़ी नाइंसाफी है। तो मतलब मोल घट रहे हैं, गैस के मोल घट रहे हैं, मतलब एंट्रोपी घट रही है। एंट्रोपी घट रही है मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा। ऊपर जाने वाला ग्राफ ये है, तो ये कौन सा हो गया? थर्ड कौन सा हो गया? ये हो गया बी, हो गया। तो अब बच्चा वाला सी हो गया। फिर भी देख लो बेटा, इसकी एंट्रोपी को जीरो मानो, इसका एक और इसका एक, एक से एक बन रहा है, मतलब एंट्रोपी चेंज नहीं है। और मैंने कहा था एंट्रोपी चेंज नहीं, अनचेंज है तो सीधा आ जाएगा। तो ये वाला हो गया बेटा सी ग्राफ हो गया। अरे क्या हुआ इस पेन को? ये हो गया सी ग्राफ हो गया। ये सेकंड बराबर हो गया सी, सेकंड इक्वल टू सी हो गया बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लास्ट फर्नेस में दो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। 5 के बाद ध्यान रखना बेटा, ये कार्बन का ग्राफ है। देखो ए वाला ग्राफ किसका है? कार्बन का। ये वाला ग्राफ किसका है? कार्बन का। तो कार्बन कब अच्छा है? कार्बन तब अच्छा है जब ये नीचे आ रहा है, क्योंकि नीचे आने वाले अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना। तो कार्बन नीचे कब आ रहा है? हाई टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, कार्बन है, कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर। हो गया बेटा, हाई टेम्परेचर पे नीचे आ रहा है, ये हाई टेम्परेचर पर अच्छा है। ये वाला ग्राफ लो टेम्परेचर पर नीचे है, मतलब ये लो टेम्परेचर पर अच्छा है। ग्राफ बी का है, बी मतलब CO का, ये ग्राफ CO का है। तो आज के बाद CO को क्या बोल रखे? CO इज गुड एट लो टेम्परेचर। ब्लास्ट फर्नेस में जहां फ्यूल जलता है वहां टेम्परेचर हाई होता है। नीचे वाले तल में टेम्परेचर 2200 तक पहुंच जाता है। तो 2200 पर तो टेम्परेचर हाई है, तो वहाँ कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में जहाँ पर की टेम्परेचर कम है वहाँ CO बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये भी मैंने एलिंगम डायग्राम से प्रूव कर दिया है बेटा। अब आप क्या करो, ये वाली नॉलेज देखकर फिर अब आप एलिंगम डायग्राम क्वेश्चन करो। आई होप आपको अब एलिंगम डायग्राम में मजा आएगा। बट दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ एलिंगम डायग्राम एज टू हाउ शुड वी थिंक अबाउट द एलिंगम डायग्राम। आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर। कमेंट में कुछ भी दिक्कतें हों तो बताओ, लेट मी नो द क्वेश्चंस इफ यू हैव इन द एलिंगम डायग्राम। and I hope this lecture will benefit you in the topic of Ellingham diagram and metallurgy. धन्यवाद। हम मिलते हैं थोड़े समय बाद में आपसे फटाफट ज्ञान में वापस। थैंक यू।